10 साल की उम्र में चाचा के बेटे को ईंट मारकर घायल किया। 11 साल में शादी होकर पति द्वारा रेप का शिकार हुई। 18 साल की होने पर ठाकुर बिरादरी के डकैतों ने सामूहिक दुष्कर्म करके बेइज्जत किया। उसी साल 20 लोगों का नरसंहार करके सबसे खौफनाक बदला लिया और देश को हिलाकर रख दिया। 33 साल की उम्र में सांसद बनी और 37 साल की उम्र में सांसद रहते हुए घर के बाहर ही दुर्दांत तरीके से हत्या हो गई। ये कहानी है उस लड़की की जो यूपी और चंबल के बीहड़ों की रानी कहलाई। तो बॉलीवुड में बैंडिट क्वीन बनकर उसकी कहानी दुनिया के सामने आई। जातिगत संघर्ष, महिला उत्पीड़न और सामाजिक बदले की ये वो सच्चाई है जिसने एक बेहद गरीब और सामान्य घर की लड़की को इतना बाहुबली बना दिया, जिसके सरेंडर के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पहल करनी पड़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बाहुबली। मैं हूं अंजलि। 80 के दशक में यूपी और एमपी के बॉर्डर वाले इलाकों में फूलन देवी का खौफ लोगों की जुबान पर किस्सों कहानियों के रूप में अक्सर गूंजता था। लड़की अगर लड़ाकू स्वभाव की होती तो लोग मजाक में कहते थे, फूलन देवी बनोगी क्या। उस दौर में फूलन सिर्फ नाम नहीं बल्कि जुल्म बर्दाश्त ना करने वाली महिला के तौर पर स्थापित हो चुकी थी। उनके सबसे खूंखार बदले ने मुख्यमंत्री वीपी सिंह तक की सत्ता छीन ली थी। फूलन देवी के बेहमई कांड के बाद वीपी सिंह को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सामाजिक बदले की इससे ज्यादा खौफनाक सच्चाई ना तो किसी ने पहले देखी थी और ना ही ऐसे बदले के बारे में कभी सुना था। 1963 की बात है। यूपी के जालौन जिले में एक छोटे से गांव पुरवा में मल्लाह परिवार में फूलन का जन्म हुआ। एक तो गरीबी और ऊपर से पिछड़ी जाति के परिवार में जन्म। फूलन के सामने बचपन से ही मुसीबतों का अंबार था। पढ़ाई लिखाई तो दूर, पेट भर खाने के लिए भी परिवार को संघर्ष करना पड़ता था। उनकी जिंदगी का पहला जुल्म और इम्तिहान घर में ही हुआ। चाचा का परिवार उनकी जमीन हड़पना चाहता था। गुस्से में फूलन ने चाचा के बेटे के सर पर ईंट मारकर उसे घायल कर दिया। घर वालों ने फूलन को मारा पीटा और चाचा के परिवार से न भिड़ने की हिदायत दी। सजा के तौर पर अगले साल उनकी शादी कर दी। ना तो फूलन और ना ही उनके परिवार को अंदाजा था कि नाबालिग बेटी को जबरन ब्याहने के बाद उस लड़की पर और समाज पर क्या कयामत आने वाली है। फूलन की शादी करीब 30 साल बड़े आदमी से कर दी गई। फिर वही हुआ जो ऐसी शादियों में होता है। 11 साल की बच्ची का रेप हुआ और वो भी पति द्वारा। कहते हैं पति के जुल्मों से फूलन देवी बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से उनको मायके लौटना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके चचेरे भाई ने झूठे मुकदमे में उन्हें जेल भिजवा दिया। जब वो रिहा हुई तो फूलन देवी के मायके वालों ने उन्हें जबरन ससुराल भिजवा दिया। कहते हैं तब तक फूलन देवी के पति ने नई शादी भी कर ली थी। अब फूलन के पति और उनकी नई पत्नी दोनों मिलकर फूलन पर जुल्म किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें ससुराल से भी भागना पड़ा। अब ससुराल और मायके दोनों को पीछे छोड़कर फूलन देवी ने नए रास्ते की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। यह रास्ता डकैतों की दुनिया की ओर जाता था। जिस समय फूलन कुछ साल के लिए जेल में थी, उसी दौर में वहां कुछ डकैतों से उनकी मुलाकात हुई। फूलन ने यूपी और एमपी के बीहड़ों में जाकर उन्हीं डकैतों से संपर्क किया। तब तक उन्हें यह नहीं मालूम था कि बदकिस्मती और जुल्म उनका पीछा बीहड़ों तक करेंगे। चंबल के बियाबान जंगलों में डकैतों का एक गैंग उस वक्त सुर्खियों में था। बाबूराम गुज्जर और विक्रम मल्लाह का गैंग। फूलन देवी को डाकुओं के इसी गैंग में शरण मिली। इटावा, जालौन
और बांदा से लगती हुई मध्य प्रदेश की सीमाओं में इस गैंग की काफी दहशत थी। फूलन को अपने हाथों की चूड़ियां तोड़नी पड़ी और हथियार उठाने पड़े, क्योंकि अब वो सामान्य महिला नहीं बल्कि डाकू फूलन बन चुकी थी। फूलन देवी के चर्चा में आने की एक बड़ी वजह यह रही है क्योंकि वो महिला समाज से रही है। और अगर आप गौर करेंगे तो बुंदेलखंड हो या चंबल के बीहड़ हो, उनमें बहुत गिनी चुनी महिलाएं ऐसी रही हैं जो डाकू बनी, और यह डाकू बनने के बाद उन्होंने लीड किया एक गिरोह की, जो आप कहें कि गिरोह की नायिका बनी। वो सीमित वैसी परिस्थितियां थी जिसके नाते जो है ये सारी चीजें बनी, यहाँ तक आना पड़ा, बहुत सारे अत्याचार हुए, बहुत सारी कहानियां हैं। हथियार उठाते ही फूलन को ससुराल में अपने साथ हुए एक एक जुल्म याद आने लगे। उन्होंने हाथों में बंदूक थामी और गैंग के कुछ डाकुओं को लेकर सबसे पहले अपने पति के गांव पहुंची। यहां अपने पति को घर से निकाला और लोगों की भीड़ के सामने कई बार उस पर चाकू से वार किया। सड़क किनारे उसे अधमरी हालत में छोड़कर फूलन लौट आई। जाते जाते पूरे गांव के सामने ये ऐलान भी किया कि अब कोई बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। फूलन देवी की जिंदगी तो बदल चुकी थी, लेकिन तकदीर नहीं। डाकुओं के गिरोह में भी उन्हें लेकर झगड़े होने लगे। कहते हैं उस वक्त के गिरोह के सरदार बाबू गुजर का दिल फूलन पर आ गया। उसने कई बार कोशिशें की, लेकिन फूलन को राजी करने में कामयाब नहीं हो सका। एक बार उसने फूलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फूलन देवी ने विरोध किया और मदद के लिए विक्रम मल्लाह को आवाज दी। विक्रम उन्हीं की बिरादरी का था और फूलन से हमदर्दी रखता था। लिहाजा विक्रम मल्लाह ने अपने सरदार और गिरोह के सरगना बाबू गुज्जर को चेतावनी दी। हालांकि गिरोह का सरगना नहीं माना और फूलन के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश जारी रखी। डाकू विक्रम मल्लाह ने फूलन की रक्षा करते हुए अपने सरदार बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। पूरा गैंग इस घटना से सदमे में आ गया। बाबू गुज्जर और विक्रम मल्लाह के गैंग में किसी महिला को लेकर यह पहली हत्या थी, वो भी गिरोह के सरगना की। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्लाह ने खुद को गिरोह का नया सरदार घोषित कर दिया। डाकू विक्रम मल्लाह गिरोह का सरगना बन चुका था और फूलन उसकी करीबी। इस वजह से गिरोह में फूलन की पोजीशन नंबर 2 की हो गई। कुछ समय बाद जेल से भागे 2 भाई श्रीराम ठाकुर और लाला राम ठाकुर विक्रम मल्लाह के गैंग में शामिल हुए। इन दोनों ने गिरोह के डाकुओं को विक्रम मल्लाह के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में गिरोह में फूट पड़ने लगी। एक दिन मौका पाकर श्रीराम और लाला राम ने गिरोह की सरदार विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। इसके बाद वो लोग गिरोह छोड़कर फूलन देवी को बंदी बनाकर कानपुर देहात में अपने गांव बेहमई ले आए। यहां फूलन के साथ जिस तरह की हैवानियत हुई, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। जिस घटना ने फूलन देवी को बैंडिट क्वीन बना दिया, वो कानपुर देहात के बेहमई गांव में घटी। उसके गैंग के 2 डाकू श्रीराम और लाला राम ने फूलन को अपने गांव में घर में बंदी बनाकर रखा। वहां दिन रात सामूहिक दुष्कर्म किया। फूलन को भूखा प्यासा रखा जाता था। पानी मांगने पर बिना कपड़ों के कुएं से पानी लाने के लिए भेज दिया जाता था। बेहमई में जो जख्म मिले थे, उससे फूलन का शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी घायल हो गई थी। इतना जुल्म हुआ कि शायद उनकी मौत हो जाती, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। फूलन को ऐसे नहीं मरना था, अपने ऊपर हुए एक एक सितम का हिसाब लेना था। उनके कुछ डाकू साथियों को उसकी खबर मिली तो वो उन्हें चुपचाप वहां से बचाकर ले गए। बीहड़ में लौटने के फौरन बाद फूलन ने अपने साथी
मानसिंह मल्लाह की मदद से पुराने मल्लाह डाकुओं को इकट्ठा किया और गिरोह बना लिया। इस बार फूलन खुद अपने गिरोह की सरदार बनी। अब फूलन बीहड़ में डकैतों के गिरोह की सरदार फूलन देवी बन चुकी थी। जो इनके जमाने में 80 के दशक का जो चंबल या बुंदेलखंड था, आज वो है नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ हालात ऐसे रहे, हालात के साथ कुछ लोगों का मिल जाना। क्या है कि बहुत सारे लोगों को के साथ उत्पीड़न भी होता है, गरीबी में जीते हैं और जीते रहते हैं वो। लेकिन अगर उनके साथ कुछ मिल जाए, कोई लोग मिल जाते हैं अगर, तो फूलन देवी के साथ यही रहा कि उनके साथ कुछ उस दौर में कुछ ऐसे डाकू गिरोहों के लोग मिले, जो धीरे धीरे जिसके नाते फूलन देवी उनके साथ जुड़ी और जाकर के फूलन देवी बनने तक की जो पूरी कहानी है, यानी प्रतिशोध की कहानी, प्रतिशोध के बाद जो लाइमलाइट में आने की कहानी और मीडिया में आने की कहानी है। गिरोह बनाने के बाद फूलन देवी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कसम खाई। उन्होंने लाला राम और श्री राम को उसी जगह मारने की प्रतिज्ञा ली जहां पर उनके ऊपर जुल्म हुए थे। 14 फरवरी 1981 यानी बेमई का वही गांव जहां से फूलन बचकर निकली थी, ठीक 7 महीने बाद फूलन उसी गांव में वापस लौटी। लेकिन इस बार फूलन लाचार नहीं थी, बल्कि इस बार फूलन देवी अपनी जिंदगी का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार थी। 14 फरवरी 1981 को बेमई गांव में जब फूलन आई तो उनके साथ गैंग के कुछ डाकू भी थे। सब पुलिस की वर्दी में थे, इसलिए गांव वालों को उन्हें पहचानने में देर लगी। हथियारों से लैस फूलन गांव में हो रहे एक शादी समारोह में पहुंची। यहाँ श्री राम और लाला राम के होने की खबर मिली थी। फूलन पहुंची और दोनों को तलाश किया, लेकिन वो गांव छोड़कर जा चुके थे। गुस्से की आग में जल रही फूलन देवी ने पूरे गांव को घिरवा लिया। इसके बाद उसी कुएं पर पहुंची जहां उन्हें बिना कपड़ों के पानी लेने भेजा जाता था। यहां 26 लोगों को लाइन में खड़ा करके फूलन और उनके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 5 मिनट तक लगातार गोलियां चली। 20 लोगों की मौत हो गई। इनमें 17 ठाकुर बिरादरी के लोग थे। फूलन के दुश्मन श्री राम और लाला राम ठाकुर बिरादरी से ही थे। 2 लोगों के जुल्मों की सजा उस बिरादरी के 17 लोगों समेत 20 लोगों को दी गई। लाला राम और श्री राम से उनकी जो दुश्मनी थी वो ये थी कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हुआ वहां, और फूलन देवी के साथ बहुत ही मिसबिहेव किया इन लोगों ने, बहुत बदतमीजी की। और फूलन देवी के जो से जुड़े हुए जो लोग थे उनको मारा पीटा, उनको मार भी डाला। ऐसी जो घटनाएं हैं, तो क्या है कि ये छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, ये तो बड़ी घटनाएं थी, लेकिन छोटी घटनाओं में भी अगर ये होता है। और फूलन ने जिन लोगों को संगठित किया, जो लोग उनके साथ थे बुनियादी तौर पर, वो बेसिकली जो है वो कमजोर तबके के लोग थे जो गिरोह में थे, और उन लोगों का एक सामूहिक प्रतिरोध था। फूलन और उनके साथियों ने 20 लोगों की हत्या कर दी। फूलन और उनके गैंग के हाथों मरने वालों में 17 लोग क्षत्रिय थे। बेमई नरसंहार में 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। 35 आरोपियों में सिर्फ 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी। इतने बड़े गांव में हुए नरसंहार केस में सिर्फ 6 लोग गवाह बने। उस घटना के चश्मदीद और गोली लगने के बावजूद किस्मत से बचे चंदर सिंह ने मीडिया को बताया। फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहां है। उसके मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़े होने के लिए। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया।
लाला राम श्री राम गिरोह की जो उनकी मतलब से उनकी लड़ाई थी, उस बात को मानती थी फूलन देवी। लेकिन कभी भी मीडिया में ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि बेहमई कांड उन्होंने किया, या कभी इन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया फूलन ने। अगर आप गौर करेंगे, जब भी मीडिया के लोग मिलते थे और फूलन देवी से बात करते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वकीलों ने उनको मना किया होगा, क्योंकि बेमई का तो केस चल रहा था ना। अगर आप उठा के देखेंगे बेमई में जिस तरह से इतने लोग मारे गए, और वो उसमें सामान्यतः जो है, मैंने सामान्यतः क्या लगभग सब वहां तो राजपूत ही थे जो मारे गए हैं। जिस तरीके से मारे गए हैं वो पूरा तरीका जो है बहुत ही नृशंस रहा, लेकिन जो तरीका और जिस तरीके की पूरी वहां जो कहानी सामने आई है, वो ये बताती है कि इन सबके मन में बहुत ही भारी प्रतिशोध है। बेमई नरसंहार के बाद फूलन देवी बैंडिट क्वीन के नाम से सुर्खियों में रहने लगी। इस घटना के बाद क्षत्रिय बिरादरी में समाज से लेकर राजनेताओं के बीच एक खास तरह की चर्चा होने लगी। उस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वीपी सिंह थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह पर चौतरफा हमले होने लगे। ठाकुर बिरादरी के मुख्यमंत्री रहते हुए ठाकुरों का नरसंहार हुआ। इस घटना का ताप इतना बढ़ा कि फूलन की गिरफ्तारी में यूपी पुलिस के नाकाम रहने की वजह से कुछ समय बाद वीपी सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यूपी और एमपी के उन 7-8 जिलों में अब फूलन देवी के नाम की दहशत होने लगी थी। लूटपाट, अमीरों के बच्चों का अपहरण और बिहार से गुजरने वाले ट्रकों से लूट फूलन देवी के गैंग का मुख्य धंधा बन गया था। कई सालों तक यह सिलसिला लगातार चलता रहा। छिपते छिपाते और भागते फूलन देवी का गैंग भी अब थक चुका था। कई साथी अब तक मारे जा चुके थे। फूलन देवी भी आत्मसमर्पण के लिए राजी थी, क्योंकि अब अपने बाहुबल के दम पे उन्हें राजनीति में एक नई राह तलाशनी थी। फूलन देवी ने जब सियासत में कदम रखने की रणनीति बनाई तो सबसे पहले उसे सरेंडर करना था। इस मामले में सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिलचस्पी ले रही थी, क्योंकि वो एमपी में फूलन के सरेंडर की पटकथा तैयार कर रही थी। तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। फूलन को मालूम था कि यूपी पुलिस उन्हें हर हाल में एनकाउंटर में मार गिराएगी, इसलिए उन्होंने एमपी पुलिस के सामने सशर्त सरेंडर करने की पहल की। पहली शर्त ये रखी कि एमपी पुलिस उन्हें यूपी पुलिस को हैंडओवर नहीं करेगी। उनकी शर्तें मान ली गईं और फूलन आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गई। लेकिन इसी बीच एमपी पुलिस की ओर से एक गड़बड़ी हो गई। बैंडिट क्वीन फूलन देवी को सरेंडर करने के लिए उस समय भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने तैयार किया था। बताते हैं कि फूलन अक्टूबर 1982 में सरेंडर के लिए राजी हो गई। भिंड के उमरी गांव के पास पुलिस ने एक शांति कैंप तैयार किया था। यहां उन डकैतों को रखा जाता था जो सरेंडर करते थे। लेकिन इससे पहले कि फूलन सरेंडर करती, उनके एक साथी को एमपी पुलिस ने मार गिराया। फूलन देवी के सरेंडर की खबर चंबल रेंज के डीआईजी शर्मा को मिली। उसके बाद डीआईजी ने अपने मुखबिर को भेजकर उनकी लोकेशन ट्रेस करा ली। फूलन देवी का सबसे करीबी डाकू यानी मुस्लिम का डीआईजी ने एनकाउंटर करवा दिया। मुस्लिम मरा तो नहीं, मगर मुस्लिम को गोली लग गई। और जब फूलन देवी को इस बात का पता चला तो उसके बाद फूलन देवी को यह लगने लगा कि अगर वो सरेंडर करेंगी तो उनको भी गोली मार दी जाएगी। तो फिर क्या था, फूलन देवी ने सरेंडर का इरादा बदल लिया और वापस चंबल जाने की तैयारी शुरू कर दी। कहते हैं भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन के साथी मुस्लिम को गोली मारने वाली पूरी घटना के बारे में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह से बात की। ये भी कहा कि फिलहाल डीआईजी शर्मा को चंबल रेंज से हटवा दिया जाए ताकि फूलन का सरेंडर करवाया जा सके। डीआईजी हटा दिए गए, लेकिन एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी के लाख कहने पर भी
फूलन इस बार सरेंडर के लिए राजी नहीं हो रही थी। आखिरकार एसपी चतुर्वेदी ने अपने बेटे को जमानत के तौर पर फूलन को सौंप दिया। यह हैरान करने वाली घटना है, लेकिन सच है। भिंड के तत्कालीन एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन देवी का भरोसा जीतने के लिए अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी। उन्होंने फूलन को यकीन दिलाने के लिए अपने बेटे को फूलन के पास भेज दिया। हालांकि इससे भी फूलन के तेवर नरम नहीं हुए। इसके बाद फूलन देवी ने उनके बेटे को सकुशल वापस भेज दिया और फिर एमपी सरकार और भिंड पुलिस की टेंशन और बढ़ गई। हालांकि इसके बाद फूलन देवी ने खबर भिजवाई कि वो सरेंडर करेंगी। फूलन देवी ने सरेंडर की तारीख तय की फरवरी 1983। सरेंडर के लिए निहत्थे पुलिस अफसर राजेंद्र चतुर्वेदी ने चंबल के बीहड़ों में जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद 13 फरवरी 1983 को भिंड के एमजीएस कॉलेज में फूलन और उनके साथियों ने हमेशा के लिए हथियार डाल दिए। सरेंडर के लिए उनके सामने खुद एमपी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह आए। फूलन ने गांधी और दुर्गा देवी की तस्वीर के सामने अपनी राइफल रख दी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के अलावा करीब 10,000 लोग और 300 पुलिस वाले भी मौजूद रहे। उन पर 22 लोगों की हत्या, 30 से ज्यादा अपहरण समेत 48 मामले दर्ज थे। सरेंडर के बाद फूलन करीब 11 साल एमपी की ही जेल में रही। तो ये जो मध्य प्रदेश की भी पॉलिटिक्स चल रही थी, बाद में मुलायम सिंह जी की भी अपनी पॉलिटिक्स चली, और निश्चित तौर पर उसमें राजेंद्र चतुर्वेदी को ये लग रहा था कि एक महिला जो अगर प्रेशर बिल्डअप करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस, तो वो भाग के आएगी भिंड और मुरैना में और हमारे लिए लॉ ऑर्डर की एक सिचुएशन नहीं खड़ी होगी। तो फूलन देवी के पास जिस समय सरेंडर किया था, गैंग बहुत छोटा रह गया था, बहुत छोटा था, बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, फाइनेंशियली भी कोई वो नहीं था कोई। जब गैंग आपका बड़ा होता है, फाइनेंशियल पावर होती है, तो फूलन देवी ऑलरेडी देख रही थी कि हमारे पास ऐसा शक्ति नहीं। दूसरी चीज ये है कि बेहमई कांड के बाद गिरोहों ने भी दूरी बना ली थी, क्योंकि जब एक तरफा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हो कि आपको खत्म कर देने में, तो फिर बाकी भी लोग नहीं मदद करते, गांव के लोग भी मदद करना बंद कर दिए थे। 11 साल तक लगातार जेल में रहने के दौरान फूलन बीमार पड़ी। मालूम हुआ कि उनके पेट में अल्सर हो गया है। ऑपरेशन किया गया। बाद में निषाद समुदाय के नेता विशंबर प्रसाद निषाद ने फूलन की रिहाई के लिए यूपी सरकार से दखल देने की मांग की। 1994 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस दौरान यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सरकार ने हैरान करने वाला फैसला लेते हुए फूलन के खिलाफ चल रहे सभी मामले वापस ले लिए। इस कदम से यूपी समेत पूरे देश में विवादों भरी चर्चा होने लगी। कई दलों ने मुलायम सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की। कुछ नेताओं ने इसे स्वर्ण विरोधी सोच बताया, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने फैसला वापस नहीं लिया। जिस वक्त फूलन देवी की रिहाई हुई, उस दौर में उनके जीवन को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी। लोग फूलन की बीती हुई जिंदगी को किस्सों कहानियों के जरिए दोहराने लगे। फूलन एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। इसी दौरान बॉलीवुड डायरेक्टर शेखर कपूर ने फूलन की जिंदगी को पर्दे पर लाने का फैसला किया। राइटर माला सेन ने फूलन की जिंदगी पर बैंडिट क्वीन द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी किताब लिखी थी। 1994 में डायरेक्टर शेखर कपूर ने इसी किताब पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन बनाई। बड़े पर्दे पर एक्ट्रेस सीमा विश्वास ने फूलन देवी का किरदार निभाया। फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। सीमा विश्वास को भी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन रिलीज से पहले फिल्म कई विवादों में घिर गई थी। और इतना ही नहीं, फूलन देवी ने भी फिल्म का पुरजोर विरोध किया था। यहां तक कि उन्होंने कई थिएटर मालिकों को धमकी भी दी थी। हालांकि कोर्ट के आदेश पर फिल्म को रिलीज किया गया। अब फूलन की कहानी फिल्मी दुनिया के बड़े पर्दे पर भी आ चुकी थी। इसके बाद उन्हें समाज के एक बड़े वर्ग की
हमदर्दी भी मिलने लगी थी। फूलन का जीवन अब सेलिब्रिटी जैसा होने लगा था। लोग उनका इंटरव्यू लेते, उनसे बात करते, उनकी कहानियों को अपने अपने अंदाज में बयां करते। मुलायम सिंह ने फूलन को रिहा करवाने के बाद उनके लिए कुछ और भी तय कर रखा था। उन्होंने फूलन का वो सपना पूरा करने का रास्ता तैयार कर दिया, जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी एक ही झटके में बदल गई। बतौर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 1996 में फूलन को समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया। फूलन ने अपना पहला चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर लोकसभा सीट से। पहली बार में ही जीत दर्ज करते हुए पूर्व बागी फूलन देवी अब बन गई माननीय फूलन देवी। 1998 में फिर लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन फूलन हार गई। हालांकि अगले ही साल 1999 में लोकसभा चुनाव हुए और वो दूसरी बार मिर्जापुर से सांसद चुनी गई। खास तौर पर जब अयोध्या कांड के बाद तो आपको पता ही है कि जब मुलायम सिंह जी को ये पता चल गया कि ये राजपूत और ब्राह्मण ये कम्युनिटी ऐसी है, या ये जो अपर कास्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ गया है, ये हमको वैसे भी नहीं मिलने वाला है। तो एक महिला जो कि संघर्ष की एक सिंबल है, ये हमको बड़े पैमाने पर फायदा दिला सकती है उस कम्युनिटी में जिस पर उनकी निगाह है। फूलन देवी की जिंदगी और पता दोनों बदल चुके थे। वो अपने दिल्ली के सरकारी बंगले में आ चुकी थी और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल भी होने लगी थी। लेकिन अतीत ने फूलन देवी का पीछा नहीं छोड़ा। 25 जुलाई 2001 का दिन था। देहरादून का एक छात्र नेता शेर सिंह राणा उनके आवास पर उनसे मिलने पहुंचा। वो उनकी पार्टी एकलव्य सेना में शामिल होने के बहाने पहुंचा था। फूलन देवी ने उसे प्रसाद में बनी खीर भी खिलाई, जिसके बाद वो वहां से निकल गया। लेकिन इसके बाद जब फूलन देवी अपने घर के बाहर गेट पर खड़ी थी, 1:30 बजे का यह वक्त था, 3 नकाबपोश वहां पहुंचे और फूलन देवी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इसके बाद मारुति 800 में बैठकर वहां से फरार हो गए। सांसद फूलन देवी पर जानलेवा हमला हुआ था। वो बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल की दहलीज पर पहुंचती, उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि अब वो जीवित नहीं हैं। उन पर हमला करने वाले 3 नकाबपोशों में से एक था शेर सिंह राणा। बाद में उसने फूलन देवी को जान से मारने की बात कबूल कर ली थी। वजह पूछने पर उसने बताया कि पेमई में ठाकुरों के सामूहिक नरसंहार का बदला लिया है। शेर सिंह राणा उत्तराखंड का रहने वाला है। बाद में वो 2004 में तिहाड़ जेल से फरार हो गया। हालांकि 2006 में पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार कर लिया। साल 2012 में शेर सिंह राणा ने जेल से ही यूपी की जेवर विधानसभा सीट से पर्चा भरा, लेकिन हार गया। साल 2014 में कोर्ट ने उसे फूलन देवी हत्याकांड में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। 2016 में मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां शेर सिंह राणा को जमानत मिल गई। फूलन देवी के ऐसे अंत की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि पुलिस, समाज और सियासत सब उन्हें बाहुबली नेता के तौर पर कबूल कर चुके थे। लेकिन कहते हैं कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। फूलन के साथ भी ऐसा ही हुआ। 37 साल की जिंदगी में फूलन ने बहुत सारे तूफान झेले। 11 साल की उम्र में 50 साल वाले आदमी से शादी, घर में रेप, गांव के सामने रेप, बीहड़ में दिन रात भटकना, किसी का अपहरण, कहीं नरसंहार और फिर 11 साल लगातार जेल की सलाखों के पीछे रहना। उसके बाद अचानक रिहाई के साथ ही सारे मुकदमे भी खत्म हो गए।
संसद की दहलीज तक पहुंचकर माननीय का पद भी हासिल कर लिया। लेकिन फिर एक दिन जिंदगी ने 360 डिग्री टर्न लिया। 20 साल पुराने नरसंहार से कथित तौर पर नाराज एक सनकी युवक ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। ये बदला था या शेर सिंह राणा की सनक, लेकिन इतना जरूर है कि फूलन देवी का अतीत जब उनके सामने आया तो मौत लेकर आया।